हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या पढ़े, सैंपल स्पेस क्या होता है वो हम लोग सीख लिए, इवेंट क्या होता है इवेंट के बारे में जाने, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा वो हम लोग सीखे। फिर क्या होता है, उसी सैंपल स्पेस में से कोई हम लोग इवेंट अगर लेते हैं तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो हम लोग सीखें। प्रोबेबिलिटी का कुछ हम लोग एग्जांपल देखें। आज जो है प्रोबेबिलिटी का कुछ एक नया चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं। वो क्या है, ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट फेवर। कहने का मतलब है कि यहाँ दिया है ऑड्स ऑफ एन इवेंट। इसका मतलब क्या होता है, किसी घटना की संभावना, ऑड्स ऑफ एन इवेंट मतलब क्या होता है, किसी घटना की संभावना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी घटना की संभावना क्या है, उसके कोई भी अगर मान लीजिए कोई हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी आउटकम्स होते हैं वो सैंपल स्पेस होते हैं। अब उसमें से कोई एक इवेंट लेते हैं तो उस इवेंट की संभावना क्या है, उस इवेंट के फेवर में क्या क्या संभावना हो सकती है, उस इवेंट के अगेंस्ट में क्या क्या संभावना हो सकती है, हम लोग वो चीज सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ऑड्स ऑफ एन इवेंट मतलब किसी घटना की संभावना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हिंदी में लिखना चाहे तो किसी घटना की संभावना। तो ऑड्स ऑफ एन इवेंट क्या होता है, जैसे देखिए लेट देयर बी m आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट e एंड n आउटकम्स अनफेवरेबल टू e। देखिए बहुत ही आसान है इसे समझना। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें से जो भी सैंपल स्पेस निकल के आता है उसमें से हम लोग कोई इवेंट के बारे में सोचते हैं कि उस इवेंट के आने का संभावना क्या है और उस इवेंट के पक्ष में क्या क्या संभावना है और उस इवेंट के अगेंस्ट में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है ऑड्स ऑफ एन इवेंट, किसी घटना की संभावना। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ लेट देयर बी m आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट e। मान लीजिए उस सैंपल स्पेस में से m आउटकम ऐसा है जो इवेंट के पक्ष में है, m आउटकम्स ऐसा है जो इवेंट के पक्ष में है और n आउटकम्स ऐसा है जो इवेंट के पक्ष में नहीं है। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए ऑड्स इन फेवर ऑफ e, अगर आपसे पूछा जाए ऑड्स इन फेवर ऑफ e मतलब इवेंट के पक्ष में संभावनाएं क्या क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा m/n। ऑड्स इन फेवर ऑफ e मतलब e मतलब क्या, इवेंट, e मतलब इवेंट मतलब इस इवेंट के पक्ष में क्या क्या संभावना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा m/n। क्या हो जाएगा, m/n। अगर कोई भी उस इवेंट का अगर हमें प्रोबेबिलिटी मालूम है, अगर उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी मालूम है तो ऑड्स इन फेवर ऑफ e क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ e डिवाइड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e। समझ में आ गया। तो सिंपल से यहां से एक चीज ध्यान रखना, ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है। अगर किसी घटना मान लीजिए m आउटकम्स हैं और वो फेवरेबल टू एन इवेंट e और n आउटकम्स है जो अनफेवरेबल टू इवेंट्स e, तब हम लोग क्या करेंगे कि उस घटना की ऑड्स इन फेवर ऑफ e, सिर्फ ये लाइन को याद रखना, ऑड्स इन फेवर ऑफ e, e मतलब इवेंट, तो उस इवेंट के पक्ष में क्या क्या संभावना होगी, तो m/n क्या होगी, ऑड्स इन फेवर ऑफ e क्या होगा, m/n। अगर उसका प्रोबेबिलिटी दिया रहे तो ऑड्स इन फेवर ऑफ e क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ e डिवाइड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e। दूसरा क्या है, ऑड्स अगेंस्ट e मतलब उस घटना के विपक्ष में क्या क्या संभावना, उस घटना के अगेंस्ट में क्या क्या संभावना होगा, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये m/n है तो ये हो जाएगा n/m। अगर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो ये भी जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ e। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे सिंपल सा समझना है
कि कोई भी सैंपल स्पेस में हम लोग कोई भी इवेंट हम लोग लिए तो m आउटकम जो आया वो फेवर में आया और n आउटकम जो है वो फेवर में नहीं आया। तो अगर आपसे पूछा जाए odds इन फेवर ऑफ E एंड odds अगेंस्ट E, odds इन फेवर ऑफ E तो m by n, odds अगेंस्ट E तो n by m। समझ में आ गया? क्योंकि m जो है वो फेवरेबल है, फेवरेबल आउटकम है और n क्या है, अनफेवरेबल आउटकम है। तो अगर पूछा जाए odds इन फेवर तो क्या हो जाएगा m by n, और अगर पूछा जाए odds अगेंस्ट फेवर, ठीक है, तो हो जाएगा n by m। अगर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो odds इन फेवर ऑफ E क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिवाइड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, odds अगेंस्ट E क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ E। समझ में आ गया? तो हमें क्या करना है, odds इन फेवर ऑफ E अगर निकालना रहे, odds ध्यान से सुनना है, odds इन फेवर ऑफ E तो हमें करना क्या है, m by n, odds अगेंस्ट E तो हमें करना है n by m। अगर उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो अगर पूछा जाए odds इन फेवर ऑफ E तो हमें कर लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिवाइड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अगर पूछा जाए odds अगेंस्ट E तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ E। समझ में आ गया? तो ये सेम चीज दिया हुआ रहेगा, कोई भी मान लीजिए इस तरह का कंडीशन दिया रहेगा और पूछेगा odds इन फेवर ऑफ E और odds अगेंस्ट E, तो हम लोग आसानी से उसे निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? तो लिखिए इसे, एक चीज यहाँ पे और याद रखना है हमें, क्या याद रखना है, देखिए अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर तो यहाँ पे क्या दिया है, अगर कोई भी odds इन फेवर ऑफ E निकालना रहे तो हम लोग इससे निकालेंगे, odds इन फेवर ऑफ E अगर दिया रहे तो प्रोबेबिलिटी अगर दिया रहे तो हम लोग ये निकालेंगे, odds अगेंस्ट रहेगा तो हम लोग ये लिखेंगे। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट अभी हम लोग इसी में बता रहे हैं कि अगर m आउटकम है फेवरेबल में और n आउटकम है अनफेवरेबल में तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा और उस इवेंट का ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी घटना के होने की प्रायिकता क्या होगी और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले ये आप लोग लिखिए, इस पे हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए इसे। तो हम लोग जो है एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्या देखें कि अगर कोई इवेंट है तो अगर दिया हुआ है लेट देयर बी m आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट E एंड n आउटकम्स अनफेवरेबल टू E, देन odds इन फेवर ऑफ E हम लोग क्या देखे थे, m by n, और odds अगेंस्ट E क्या देखे थे, n by m। अब उसी में हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि अगर दिया हुआ है there be m outcome favorable to an event E and n outcomes unfavorable to E, then total number of possible event क्या हो जाएगा, m plus n। याद रखना, अगर कोई दिया हुआ है कि m outcome favorable to E and n outcomes unfavorable to E, तो टोटल पॉसिबल इवेंट हो जाएगा m plus n। उस केस में किसी घटना के होने की संभावना क्या, प्रोबेबिलिटी क्या है, m by m plus n, और किसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, p नॉट e क्या हो जाएगा, n by m plus n। कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, m by m plus n, और कोई भी इवेंट ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, n by m plus n। अगर हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अगर हम लोग इससे हम लोग लेना चाहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कहने का मतलब कि किसी भी इवेंट की प्रायिकता अगर दिया हुआ है तो किसी भी उस इवेंट की ना होने की प्रायिकता हम लोग क्या करेंगे, एक से उसे घटा देंगे तो नॉट निकल जाएगा। समझ में आ गया? अगर कोई इवेंट की प्रायिकता 3/5 है तो उस इवेंट की ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/5। समझ में आ गया? तो सबसे पहले यहां पे समझिए कि अगर m आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट E है और n आउटकम्स अनफेवरेबल टू इवेंट E है, तब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट जो है वो क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा m बाई m प्लस n, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट क्या हो जाएगा n बाई m प्लस n। मतलब किसी भी घटना के होने की प्रायिकता m बाई m प्लस n और किसी भी घटना के न होने की प्रायिकता n बाई m प्लस n। अगर हम लोग देखें, अगर ये दोनों को जोड़ करके कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। अगर एक चीज देखना है हमें कि अगर किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 1 से उस प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे तो E नॉट निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो इतना चीज याद रखना है, बाकी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से सॉल्व करेंगे तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इसे। यहां पे देखिए क्या दिया है, the odds in favor of occurrence of an event are 5:12. Find the probability of the occurrence of this event. क्या दिया है, odds in favor of an event। यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है odds in favor of E। क्या दे रखा है 5:12। कहने का मतलब 5/12। देखिए the odds in favor of occurrence of an event are 5:12। तो odds in favor of E दे रखा है 5:12, मतलब 5/12। तो ये जो होता है किस फॉर्म में होता है, m by n के फॉर्म में होता है। odds in favor किस रूप में होता है, m by n के रूप में होता है। मतलब m का वैल्यू 5 है और n का वैल्यू 12 है। अगर हम लोग टोटल अगर करना चाहें तो टोटल क्या हो जाता है m प्लस टोटल पॉसिबल आउटकम जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m प्लस n, मतलब 5 प्लस 12, कहने का मतलब 17। कितना हो जाएगा 17। अब पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ दिस इवेंट। तो उस इवेंट की होने की प्रायिकता क्या है, तो हम लोग जानते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है m बाई m प्लस n। किसी भी इवेंट की होने की प्रायिकता क्या होती है m बाई m प्लस n। तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। m का वैल्यू क्या है 5 है और m प्लस n का वैल्यू हम लोग निकाले कितना 17। तो ये आंसर हो जाएगा क्या 5/17। एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या दिया हुआ द odds in favor of occurrence of an event are 5:12। odds in favor of an event दे रखा है 5:12, मतलब 5/12। और odds in favor जो होता है वो किस रूप में होता है m by n के रूप में होता है। तो यहां से कंपेयर करके हम लोग m का वैल्यू 5 फाइंड आउट कर सकते हैं, n का वैल्यू 12 लिख सकते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होता है m प्लस n होता है, मतलब 17 हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ दिस इवेंट। उस घटना के होने की प्रायिकता क्या है, तो उस घटना के होने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो उसका वैल्यू हो जाएगा m by m plus n, यानी कि 5/17। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे पूछा जाए कि उस घटना के ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट क्या हो जाएगा, तो हम लोग 1 से इसे घटा देंगे। समझ में आया? तो
तो यहाँ पे सिंपल दे रखा है odds in favor of an event, तो odds in favor m by n होता है। अगर odds against रहता तो हम लोग n by m लिखते हैं। odds in favor में हम लोग क्या करते हैं m by n लिखते हैं, odds against में हम लोग क्या करते हैं n by m लिखते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया है odds in favor मतलब m by n, ठीक है। तो m पता है n पता है, दोनों को जोड़ेंगे टोटल निकल जाएगा, और उस इवेंट के होने की प्रायिकता जो होती है m by m plus n होती है, तो क्या हो जाएगा 5m का वैल्यू 5 और दोनों को जोड़ेंगे तो 17। समझ में आया। लिखिए इसे, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, if the probability of the occurrence of a certain event E is 3 by 11, find odds in favor of E, odds against E। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 3 by 11, प्रोबेबिलिटी दे रखा है किसी भी घटना के होने का प्रायिकता जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है 3 by 11। तो पूछ रहा है odds in favor of E क्या होगा और odds against E क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 by 11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E होता क्या है तो m by m plus n होता है, पता है कि नहीं। तो 3 by 11 को हम लोग लिख सकते हैं 3 by 3 plus 8, क्योंकि देखिए ये m है तो m 3 है, यहाँ भी m होना चाहिए तो यहाँ 3 लिखें। टोटल 11 लाना चाहिए तो कितना जोड़ना पड़ेगा 8 जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। 3 by 11 को हम लोग लिख सकते हैं 3 by 3 plus 11, तब मैं इस फॉर्म में आ जाएगा m by m plus n। अब यहाँ से हम लोग देखना चाहें तो m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू जो है वो 8 है, ये दोनों चीज आ गया। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक नंबर पूछ रहा है odds in favor of E, तो उसका फॉर्मूला होता है m by n मतलब 3 by 8। अगर आपसे पूछा जाए odds against E, तो उसका फॉर्मूला होता है n by m मतलब 8 by 3। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था प्रोबेबिलिटी दे रखा था और पूछ रहा था odds in favor of E और odds against E। अगर प्रोबेबिलिटी 3 by 11 था तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था m by m plus n। इसे हम लोग इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, कैसे 3 by 3 plus 8। यहां से देखिए m का वैल्यू 3 n का वैल्यू 8 आ जाएगा। अब odds in favor of E अगर पूछा तो m by n हो जाएगा, odds against पूछा तो n by m हो जाएगा, है कि नहीं। आसान। लिखिए और क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, if 3 by 10 is the probability that an event will happen, what is the probability that it will not happen। मतलब क्या दिया हुआ है, किसी भी घटना के होने की संभावना 3 by 5 है, तो उस घटना की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ E दे रखा है, क्या दे रखा है 3 by 10। पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट कैसे निकालते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E मतलब 1 माइनस 3 by 10। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 by 10। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी 3 by 10 है, तो उस घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E दे रखा था 3 by 10, हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट, और हम लोग कैसे निकालेंगे 1 से प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे 1 माइनस 3 by 10, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 by 10। समझ में आ गया, बहुत ही इजी है। प्रोबेबिलिटी जितना टफ लगता है उतना सोचता है बच्चे सब, उतना टफ है नहीं, बहुत ही आसान है अगर अच्छे तरह से इसे समझा जाए तो। समझ में आ गया। लिखिए इसे, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 6। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 पासा को एक साथ फेंका गया, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 6, मतलब वो सारा आउटकम हमें लेना है जिसमें वो तीनों संख्या को जोड़ने पे कम से कम 6 आए, 6 से ज्यादा जितना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो जब हम 3 डाइस को फेंकते हैं एक साथ, तो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एस क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 216। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें क्या किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, गेटिंग अ टोटल एटलीस्ट 6, मतलब कम से कम 6 लेना है, 6 से ज्यादा जितना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे कि कम से कम हम लोग 6 लेना चाह रहे हैं, 6 से बड़ा संख्या जितना आएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो वो देखिए बहुत ज्यादा संख्या हो जा रहा है। तो इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग जो 6 से कम जो सम है वो सारा ले लेंगे और 1 में से उसे घटा देंगे, तो 6 से ज्यादा जो रहेगा वो आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें इवेंट ई मान लिए, क्या मान लिए, गेटिंग अ टोटल of at least 6, गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 6, और ई नॉट हम लोग मान लिए गेटिंग अ टोटल लेस देन 6। तो सबसे पहले एक चीज देखना, ये हम लोग क्यों लिए, क्योंकि जब हम गेटिंग एट टोटल ऑफ एटलीस्ट 6 अगर लेते हैं, मतलब कम से कम 6 से ज्यादा जितना होना चाहे होने दीजिए, तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगा, जिससे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो हम लोग क्या कर दिए कि गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 6 नहीं निकाल के हम लोग आगे निकालेंगे गेटिंग अ टोटल लेस देन 6। अगर हमें ये निकल गया तो ये हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, देखिए गेटिंग अ टोटल लेस देन 6 मतलब क्या, 6 से कम आना चाहिए, 6 के कम मतलब टोटल जो है वो 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए और 6 आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, सॉरी 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। टोटल क्या होना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए और 5। तो यहां पे देखिए, तो ई नॉट जो होगा वो क्या 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 होगा, वो देखिए ई नॉट जो होगा वो क्या क्या होगा, देखिए 1 1 1 होगा, 1 1 2 होगा, 1 1 3 होगा, 1 2 2 होगा, 1 2 1 होगा, है कि नहीं। देखिए 1 3 1 होगा, और क्या होगा, 2 1 1 होगा, 2 2 1 होगा, 2 1 2 होगा, और क्या होगा 3 1 1। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने होगा। इससे ज्यादा अगर कोई भी हम लोग आउटकम लेते हैं तो उसका सम जो है या तो 6 होगा या 6 से ज्यादा होगा, लेकिन हमें 6 और 6 से ज्यादा नहीं लेना है, 6 से जो कम रहेगा वही सारा लेना है। देखिए इसमें जैसे सम 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जब 3 पासे को हम लोग जब फेंकते हैं तो जो भी आउटकम्स आते हैं उसमें से जो उस आउटकम में से जो तीनों संख्या का जो सम होगा वो हमें 6 से कम वाला लेना है, क्योंकि 6 से कम वाला जो है वो लेस नंबर में आ रहा है, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना हमें आसानी होगी।
तो हम लोग जो है 6 से ज्यादा जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 6, तो हम लोग इवेंट ई को मान लिए गेटिंग अ टोटल एटलीस्ट 6, ई नॉट को मान लिए गेटिंग अ टोटल लेस देन 6। अब अगर यहाँ पे देखा जाए नंबर ऑफ ई नॉट, तो नंबर ऑफ ई नॉट जो है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अगर नंबर ऑफ ई नॉट 10 आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट हो जाएगा नंबर ऑफ ई नॉट डिवाइड नंबर ऑफ एस, मतलब 10/216। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5/108। क्या आएगा 5/108। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट अगर हमें पता है तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हम यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल सकते हैं, किससे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। तो क्या करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 5/108। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 108 माइनस 5 डिवाइड 108 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 103 डिवाइड 108। समझ में आ गया। तो हम क्या किए, सबसे पहले नॉट निकाल लिए और फिर उसके बाद उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। समझ में आ गया। तो जैसे ई दिया हुआ था गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 6, तो हम लोग पहले निकालेंगे गेटिंग अ टोटल लेस देन 6। तो लेस देन 6 का जो प्रोबेबिलिटी आया हुआ है 5/108, तो एटलीस्ट 6 जो होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग जानते हैं ये दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 103/108। समझ में आ गया। लिखिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, इफ द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट बी 3/5 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट। क्या दिया है, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट दे रखा है 3/5, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट दे रखा है क्या 3/5, और इसका फॉर्मूला आता है m/n। कहने का मतलब m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 5 है। अगर हम m प्लस n निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 3 + 5 मतलब 8। तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ e क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ उसी इवेंट के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e क्या हो जाता है m/m + n मतलब 3/8। हो गया आंसर। समझ में आ गया। लिखिए एक और लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। 2 dice are thrown, find the odds in favor of getting the sum 5 और दूसरा the odds against getting sum 6। यहाँ पे पूछ रहा है the odds in favor of getting the sum 5 और odds against getting the sum 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम 2 डाइस को फेंकते हैं, 2 dice are thrown, तो जो नंबर ऑफ s जो होगा, नंबर ऑफ s क्या हो जाएगा 6 × 6 यानी कि 36। अब हम लोग फर्स्ट में जो है इवेंट को मान लिए, इवेंट e1 मान लिए और गेटिंग सम 6 ले लिए, गेटिंग सम 6 ले लिए। तो सम 6 जो है वो किसमें किसमें आ रहा है, तो आप देखिएगा वो सॉरी गेटिंग सम 5, गेटिंग सम 5 तो किसमें किसमें आ रहा है, 1 4 में आ रहा है और 2 3 में आ रहा है और 3 2 में आ रहा है और 4 1 में आ रहा है। और किसी में आएगा सम जो है 5 जो है इतने में आ रहा है, इससे ज्यादा में नहीं आ रहा है। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो उससे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इवन। तो नंबर ऑफ इवन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी नंबर ऑफ इवन जो है क्या हो जाएगा 1 2 3 4, क्या हो जाएगा
4। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ E1 डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ S। कहने का मतलब 4/36। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/9। क्या आ जाएगा, 1/9। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, द ऑड्स इन फेवर, क्वेश्चन पूछ रहा है द ऑड्स इन फेवर ऑफ E1। देखिए इसको हम लोग क्या मान लिए, E1 मान लिए है ना। गेटिंग द सम 5 को क्या मान लिए हम लोग, E1 मान लिए। तो द ऑड्स इन फेवर ऑफ E1 जो होगा वो क्या होगा, अभी हम लोग पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिवाइड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा, 1/9 डिवाइड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा, 1/9। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/9 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 8/9। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/9 हो जाएगा इंटू 9/8 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/8। क्या आ जाएगा, 1/8। समझ में आ गया, लिखिए एक बार और समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है 2 पासे को फेंका जा रहा है तो नंबर ऑफ एस 36 होगा। पूछ रहा है ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग द सम 5। तो हम लोग गेटिंग द सम 5 को E1 मान लिए। E1 जो है, अगर E1 जो है गेटिंग सम 5 है तो इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल ले। प्रोबेबिलिटी आया 1/9। अब ऑड्स इन फेवर ऑफ E1 जो होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो सॉल्व किए तो सॉल्व करके क्या आ गया, 1/8। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, द ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग द सम 6। तो सबसे पहले इसे हम लोग E2 मान लिए और यहां पे ले लिए गेटिंग द सम 6। तो सबसे पहले बोलिए 6 जो है किसमें किसमें है, तो 1 5 में है, और किसमें है 2 4 में है, और किसमें है 1 5 में है, 2 4 में है, और किसमें है 3 3 में है, और किसमें है 4 2 में है, और 5 1 में है। तो अगर हम यहाँ नंबर ऑफ E2 की बात करें तो नंबर ऑफ E2 क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आ जा रहा है। अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ E2 डिवाइड नंबर ऑफ S क्या हो जाएगा, 5/36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 5/36 निकालें तो हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5/36, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 31/36। अब एक चीज देखिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, द ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग द सम 6, मतलब द ऑड्स अगेंस्ट E2, क्योंकि गेटिंग द सम को हम लोग क्या मान लिए, E2 मान लिए। गेटिंग द सम को क्या मान लिए, गेटिंग द सम 6 को क्या मान लिए, E2 मान लिए। तो द ऑड्स अगेंस्ट E2, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब बोलिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हम लोग सॉल्व कर लिए, कितना आया है तो 31/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आया तो 5/36। क्या है, 5/36। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 31/36 इंटू 36/5, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 31/5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो एक ऑड्स इन फेवर पूछ रहा था और दूसरा ऑड्स अगेंस्ट पूछ रहा था। तो हम लोग दोनों का प्रोबेबिलिटी निकाल ले। अगर प्रोबेबिलिटी हमें पता है तो भी हम लोग ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो लिखिए इसे। इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।